जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील, और मैं हैरान, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है, जो इतने वर्ष, 1 महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे खास डील की। अमेरिका के साथ हमारी डील हो गई है। वहां के हिसाब से देखें तो सोमवार को ये डील हुई है। हमारे हिसाब से भी समाचार पत्रों में जैसे सुबह लोगों ने देखा कि अमेरिका के साथ में टैरिफ 18% हो गया, जो 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी ट्रंप ने लगाई थी, उसे विड्रॉ करके अब 18% पे। लेकिन ट्रंप ने साथ में कहा है कुछ ये सशर्त है। अभी मैं पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री उनको सुन रहा था, किसी तरह की कोई दबाव में नहीं है और देश के हितों का ध्यान रखा गया है। व्यापार, उद्योग, कृषि के हितों का ध्यान रखा गया है और उसी के आधार पर डील की गई है। इससे किसी को नुकसान नहीं, देश आगे बढ़ेगा। शेयर मार्केट की बात करें तो वो खिलता हुए चेहरे की तरह आज दमकता हुआ दिखाई दिया। 2 दिन पहले बजट जब पढ़ा जा रहा था तो नीचे जा रहा था। खैर, ये कोई, मुझे लगता है कोई पैरामीटर भी नहीं है किसी चीज की अच्छाई और उसकी कमी की। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं। हमारे साथ राजस्थान 40 के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल साहब हैं और उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। इस डील को कैसे देखा जा सकता है और अपेक्षित थी, एक सही समय चुना गया ताकि देश के विकास में आगे बढ़ा जा सके, ये सरकार का कहना है। देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हम सब की एक बहुत ही खराब आदत है कि हम बहुत जल्दबाजी में निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। डील का टेक्स्ट आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है क्या डील का टेक्स्ट? हमने नहीं पढ़ा। केवल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एक्स पे पोस्ट किया, हमारे प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया, बस धन्यवाद दिया और उसके बेसिस पे हम डिबेट कर रहे हैं। और डिबेट ही नहीं कर रहे हैं, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के नेता हैं वो बधाइयां दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। दूसरी तरफ हमारे अपोजिशन की पार्टी हैं, उन्होंने आलोचना शुरू कर दी। और हमारे जैसे कमेंटेटर्स और जो रिसर्च वाले हैं वो ये कहते हैं इससे हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ जाएंगी, रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे को यही नहीं मालूम है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, अमेरिका को कितना फायदा होगा, इंडिया को कितना फायदा होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमने निकाली नहीं है। शेयर मार्केट को हम एक आधार मानते हैं, तो शेयर मार्केट योगेंद्र जी इतना हाइपर सेंसिटिव है
उनको थोड़ा सा होता है तो वो इतना स्पेकुलेटिव तरीके से बढ़ जाता है, फिर यानी गिर भी उसी प्रोपोर्शन में जाता है। तो शेयर मार्केट के बेसिस पे हम ये तय नहीं कर सकते कि इंडिया को फायदा होगा या अमेरिका को फायदा होगा। वो मेजर मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जब एग्रीमेंट हमारे सामने नहीं है तो हम मूल्यांकन क्या करें? तो इसमें देखिए निश्चित, हाँ, लेकिन एक चीज है, लंबे समय तक जो चीज अटकी हुई। अरुण जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है सर? अरुण जी, क्योंकि सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए आप रुके रहिए। मैं योगेंद्र जी ये कह रहा हूं कि इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि लंबे समय तक एक एग्रीमेंट था, जो डील अटका हुआ था वो हुआ है, किसी न किसी रूप में हुआ। ये एक बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि हो गया। अब देखिए हुआ किस लिए, क्यों हुआ। देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का जो डील हुआ और उसके बाद अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव गिर का जो स्टेटमेंट आया और जो वहां के ट्रेजरी सचिव हैं स्कॉट बेसेंट का आया, तो उनको ऐसे लगा कि अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि भारत भी हाथ से गया, यूरोप भी गया और अमेरिका इसमें पीछे रह जाएगा। इसलिए जो यूरोप भारत का डील हुआ उसने फैसिलिटेट किया कि कुछ न कुछ करना है। अब अपोजिशन की जो आलोचना है कि एक वो प्रोसीजरल है, डील के बारे में किसी को नहीं मालूम है। प्रोसीजर ये है कि ट्रंप ने अनाउंस क्यों किया। अगर दो देशों के बीच में डील होता है तो वो जॉइंटली अनाउंस किया जाए या ऑफिशियली उसको एग्जैक्ट उसका टेक्स्ट सामने रखा जाए। तो जिस तरीके से ट्रंप की जो स्टाइल है वो स्टाइल भी थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इससे फायदा किसको होगा, भारत को कितना होगा, इसके लिए हम एक चीज देखते हैं कि पिछली फरवरी 2025 में जब भारत के प्रधानमंत्री गए थे, उस समय जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू हुआ था। उसमें दो कंसेप्ट डिवाइस किए थे, एक तो ट्रस्ट का, एक कॉम्पैक्ट का। उसमें बहुत सी चीजें उन्होंने, किस फील्ड में कोऑपरेशन होगा, इंडिया क्या क्या खरीदेगा, भारत और अमेरिका का $500 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक, और एक 10 साल का डिफेंस कोऑपरेशन का विजन भी उसमें रखा गया था। तो उसको अगर मान लेके उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, वही चीजें रखी गई होंगी, तो मेरे ख्याल से उतना भी सही नहीं होगा। क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह के से भारत के ऊपर पेनल्टी लगाई थी, और अभी भी भारत के देखिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने तो कह दिया अच्छा डील हुआ है, लेकिन क्या रशिया से हमने बंद कर दिया है, ट्रंप ने कहा है वो सही है? क्या हमने ये कह दिया कि वो तो 18% लगाएंगे और हम इंडिया 0% लगाएगा अमेरिकन गुड्स पे? और एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट है वो भी क्लियर नहीं है। अमेरिका में इसको लेके बड़ा जुबिलेंट माहौल है कि अमेरिका के किसानों को फायदा होगा, भारत को बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का मार्केट मिल गया, डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट मिल गया, तो अमेरिका वाले खुश हैं। लेकिन मालूम किसी को नहीं है, तो हम क्या असेस करें योगेंद्र जी, ये बताओ। बस इतना खुशी की बात है कि जो अटका हुआ था लंबे समय तक, और भारत और अमेरिका सबसे बड़े डेमोक्रेसी है, अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो डील हो गया है। अब किसको फायदा नुकसान कितना होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होगी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं निकालते, जियो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल टर्म्स भी उसमें हम ऐड करते हैं, जो मेजरेबल नहीं है। लेकिन भारत को इस डील से पॉलिटिकल एडवांटेज होगा, जियो स्ट्रेटेजिक क्या होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक के अलावा। तो वो तो आगे की प्रोसेस होगी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। तो लेकिन अभी की स्थिति में हम क्या असेस करें कि अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा या भारत को होगा? क्योंकि जो है सभी अपोजिशन वाले भी, रूलिंग वाले भी, और हमारे जैसे कमेंटेटर हैं और मीडिया वाले भी हैं, वो भी अपने ही तरीके से केस लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन पे चल रहा है। ओवर योगेंद्र जी। जी बिल्कुल। चलिए हमारे साथ अरुण अग्रवाल साहब हैं। अरुण जी, करोड़ी सिंह साहब का कहना है कि अभी किसी ने पूरी डील नहीं पढ़ी, लेकिन पूरे देश उत्साह में डूबा हुआ है, उत्साह मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस डील की अपेक्षित थी, लेकिन हम 0% टैक्स और वो हमारे पे 18% टैक्स। एग्रीकल्चर को लेकर के बड़ी चिंता थी, अब क्या रास्ते खुलेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हैंडीक्राफ्ट है हमारा, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि अमेरिका को कभी भी EU आपका बीट नहीं कर सकता, या उसे यूं कहूं कि उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो क्योंकि
5 गुना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका के साथ में। तो ये बात ठीक थी कि एक बिल्कुल। प्लेटफॉर्म तो मिल गया, लेकिन इतना नहीं मिल सकता था। तो अभी किसी ने डील पढ़ी नहीं, तो हमें डील का वेट करना चाहिए या फिर हमें मान लेना चाहिए कि बिल्कुल सब कुछ बल्ले बल्ले है? देखिए, बिल्कुल भले मैं करोरी सिंह जी की बात का समर्थन करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात और बहुत स्ट्रेटेजिक बात की है कि उधर से अभी डील हुआ, अभी हमारा ईयू का डील हुआ, वो बहुत ट्रांसपेरेंट डील हुआ था। पूरी दुनिया देखिए, ईयू की इतनी कंट्रियों 27 कंट्रियों के साथ डील हुआ और उससे निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा, लेकिन फायदा होने में 1 साल लगेगा। अभी कल जो 18% टैरिफ का हुआ है, ये ट्रम्प का, देखिए अब मैं आपके चैनल के मार्फत क्या बोलूं, कोई गलत बात तो बोल नहीं सकता, वो इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन उनका हमेशा डिसीजन पलटू राम के रूप में ही जाना जाता है। वो अभी तक जब से राष्ट्रपति बने हैं, कम से कम 100 से ज्यादा डिसीजन का उन्होंने बार बार पलटा है। तो हमको ये इतना रिलाय नहीं करना चाहिए। फिर भी ये भारत के व्यापार उद्योग जगत की दृष्टि से मैं देखूंगा, और यदि ये कार्य रूप में परिणत होता है तो निश्चित रूप से हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, जेम्स, ज्वेलरी, माइंस, मिनरल्स, इतने सेक्टर हैं जो वास्तव में इसको यदि पूरा होता है और 18% पे टैरिफ पे आ जाता है तो हमारे को बूस्ट मिलेगा। और जो हम चौथी वर्ल्ड की इकोनॉमी में हैं और तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमको बहुत हेल्प मिलेगा। मेरे साथ संयोग से विनोद जी गुप्ता जो यूकोरी के अध्यक्ष हैं, कृष्णा रोलिंग मिल के चेयरमैन, उनसे भी बात कराऊंगा और साथ में उनसे समझिए। जी सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। अरुण जी ने अभी जो कहा और पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि ये निश्चित रूप से फर्क हमको पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। आर्थिक व्यवस्था में भी, कार्य प्रणाली में भी, और जो उद्योग जगत को इसका जो बेनिफिट मिलेगा एग्रीमेंट का, इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि हर चीज को लागू होने के बाद कुछ समय जरूर लगता है इम्प्लीमेंट होकर के एग्जीक्यूशन से और मुनाफे तक आने में। जी, लेकिन सुभाष जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी हमें वेट करना चाहिए। जैसे अरुण जी ने एक बड़ी बात कही है कि ईयू के साथ में हमारी जो डील हुई बड़ी ट्रांसपेरेंट थी और सारी चीजें खुली, 27 कंट्रीज के साथ में हमारा उसमें एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि उसके पूरा कमीशन साथ में आया था, उनका जो अपना अलायंस है ईयू का। तो यहाँ हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप पे अभी उनका ट्वीट आज करते हैं, कल बदल जाते हैं। रूस के साथ क्या वाकई हम हमारे जो डील है उनसे फ्यूल लेने की, उसे खत्म करके और हम वेनेजुएला से लेंगे? तो ये कुछ चीजें हमें वेट करना होगा। अभी क्या कंडीशंस रखी हैं, किस तरह से 18% पे आया, या फिर ये मान लेना चाहिए कि 18% तो है तो व्यापार उद्योग के लिए तो रास्ते खुल ही गए हैं, डील सरकारों के जो देखते रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसके लिए अपने को इंतजार करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और ये जो बात अभी अरुण जी ने भी कहा, और ये इम्प्लीकेशन जो भी चीजों का होता है, इसमें समय तो देखो लगता ही है निश्चित रूप से। तो आपको वेट करना चाहिए। अभी कल को कोई इसमें अमेंडमेंट आ जाए, सब चेंजेस आ जाएं, ये भी कुछ पता लगता नहीं है। कुछ वेट करके पूरी पॉलिसी देख करके उसके बाद कोई बात का विचार किया जा सकता है। जी चलिए, मैं सिंह साहब के पास में वापस रुक करना चाहूंगा। तो सर, ये बात सही है कि हमें एक बार इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल वेनेजुला कौन सा वेनेजुला का तेल अपने पास आ गया? अभी वेनेजुला अमेरिका के पास आ गया। अभी तो लड़ाइयां चल रही है, कब्जे चल रहे हैं, तो थोड़ी ना कोई राष्ट्रपति वेनेजुला को उसमें कब्जा में कर लिए। और रसिया से हमारा इंडिया का संबंध आज का नहीं है, बरसों बरस शताब्दी हो गई हमको, कई सेंटेनरी बीत गए। तो इस तरह से रसिया हमारा एक अच्छा वो दोस्त रहा है, व्यापार के उद्योग के हिसाब से भी, पॉलिटिकल हिसाब से भी, डिप्लोमेट के हिसाब से भी। तो इस तरह जो ट्रम्प साहब ने कहा कि रसिया का तेल बंद कर देंगे, मेरे को इसमें कुछ संदेह लगता है। जी बिल्कुल, कंडीशंस पे ही सबसे बड़ा फोकस होगा कि ट्रेड में डील क्या हुई है। डील मतलब आपका एग्रीमेंट क्या हुआ है, उसको फोकस करना होगा। लेकिन पीयूष गोयल ने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ है। क्या हुआ है उन्होंने भी खुलासा नहीं किया, लेकिन ये कहा है कि देश के हित में, व्यापार उद्योग के हित में है, डेयरी कृषि के हित में है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, देश तरक्की के राह पर चलेगा, आगे बढ़ेगा, विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये तमाम चीज दिन में पार्लियामेंट में इतना हंगामा होने के बाद, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सिंह साहब आपसे। इस डील की भी पहले इंफॉर्मेशन वाया ट्रंप आई है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दिया है। तो यहां भी
लगता है आपको कि सरकार को पहले इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी? देखिए योगेंद्र जी, इसमें एक प्रोसीजरल फ्लॉ तो हम कह सकते हैं, क्योंकि एक साइड से अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। एक होता है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और फिर फाइनल डील होता है, उसका टेक्स्ट बनता है। एमओयू होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है। जो बाद में फाइनल टेक्स्ट आता है वो बाइंडिंग होता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो इसकी न्यूएंसेज हैं, निटी-ग्रिटी हैं, वो अभी भी ऑफिशियल्स के लेवल पे वर्कआउट होनी है, पूरा नहीं हुआ लगता है। तो भारत को कितना फायदा होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ट्रंप ने अनाउंस तो कर दिया, और मेरे ख्याल से पहले जो दोनों तरफ की टीम बैठी थी, उन्होंने अपनी तरफ से ड्राफ्ट करके ट्रंप के पास रख दिया था, काफी दिनों से ट्रंप के पास पड़ा था। लेकिन वो अगर एक्ट के रूप में या डील के रूप में होता तो ट्रंप इमीडिएटली या तो उस पे साइन करके अनाउंस करते व्हाइट हाउस में। तो उस तरह का कोई ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस तरह का नहीं निकाला है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको ने क्या माने। और मुझे मालूम है कि हमारे जो नेगोशिएट करने वाले हैं टीम है, वो निश्चित रूप से कॉम्पिटेंट है, नेगोशिएटिंग स्किल उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन देखिए, अगर सरकारी पक्ष से हमारे विरोधी दल कहते हैं वो अपना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उनका अपना काम है, जो डील करते हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण आप और हम सब के लिए है कि इंडियन इकोनॉमी है वो एक क्रिटिकल स्टेज पे है, टेक ऑफ की स्टेज पे है। और ऐसे समय इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़े बूस्ट की जरूरत है, जिससे हम एक विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ जा सकें। टेक ऑफ वाली स्थिति होती है वो बड़ी डेलिकेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे और चीजें वर्कआउट होंगी। जी, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, चीजें पब्लिक डोमेन में जब तक नहीं आएंगी, जब तक। हाँ, ये बात एक फिलहाल के लिए एक सुखद खबर हम कह सकते हैं कि डील पे जो चर्चा हुई है वो 18% के लिए, क्योंकि खुद ट्रंप ने इस बात को कहा है कि 50% जो रेसिप्रोकल टैक्स था, यानी कि जो इन्होंने टैरिफ लगाया था, वो 25% रेसिप्रोकल और 25% उस पर पेनल्टी। अप्रैल 2025 में इन्होंने ये टैरिफ लागू किया था, और उस पर पेनल्टी रसिया के हमारे संबंधों के चलते या तेल खरीदने के चलते अगस्त 2025 में उन्होंने ये बात कह करके कि शांति बहाली में ये उचित नहीं है, और क्योंकि इससे रूस को पैसा मिल रहा है और वो युद्ध को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो एक ये उन्होंने कारण दिया था। खैर, लेकिन गोयल साहब ने जो बात कही है सर, उसको अगर फोकस करते हैं तो उनका साफ कहना है कि इस डील के जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा। यहाँ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को लेकर के हम थोड़े चिंतित थे पहले से, और फार्मा, डेयरी, इनको लेकर के थोड़ी बातें सामने आ रही थी। फार्मा हमारा बिजनेस है, हैंडीक्राफ्ट है, उसको समझ में बैठते कि हम दवाइयां काफी भेजते हैं वहां पे। यहाँ से अगर करें बात हम कपड़ों की, जूतों की, ये काफी वहां पे भेजते हैं। लेकिन जो इंपोर्ट करने पर बात फंसी हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, खासकर वहां से गेहूं या फिर मीट, इनको लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, तो वहां अभी लगता है कि सरकार के भी जो लोग हैं काफी लंबे, उन्होंने कहा है कि बहुत लंबे समय से हमारी टीम इस पे वर्क कर रही थी, और इतनी जल्दी कोई ऐसा कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता जो देश हित में ना हो। तो यहाँ यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि गोयल ने पूरी तरह से खुल करके नहीं बताया चीजें क्या क्या किस सेक्टर में कैसे लाभ होगा, लेकिन बस बताया कि 18% टैरिफ के साथ हमने समझौता कर लिया है। देखिए योगेंद्र जी, मैं दो चीजें बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, तो दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। अमेरिका में एग्रीकल्चर को लेके जिस तरह का जुबिलेंट एटमॉस्फेयर है, अमेरिका में जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, तो निश्चित रूप से हमें उसके लिए तो सतर्क तो रहना है कि किस तरह से क्या हुआ है उसमें। क्योंकि अमेरिका में बहुत खुशी का माहौल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके कि अब भारत का बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। दूसरा, आपने रिसिप्रोकल टैरिफ की भी बात की है, तो जैसे अमेरिका 18% लगाएगा, तो क्या भारत जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स आएंगे
उन पे 18% लगाएगा रिसिप्रोकल का, तो ये हो गया जैसा आप लगाओगे उतना हम लगाएंगे, या भारत बिल्कुल। ज्यादा लगाएगा, या भारत 0 पे जाएगा, या बहुत कम पे जाएगा। दूसरा ये है कि भारत की बहुत सी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है या डिफेंस से रिलेटेड है, उसको लेके क्या बातचीत हुई है, क्या डिसीजन हुआ है। वो जो जॉइंट स्टेटमेंट था फरवरी 2025 का, उसमें तो क्लियर है चीजें, लेकिन वो तो एग्रीमेंट तो नहीं है ना, डील नहीं है। तो भारत क्या क्या अमेरिका से लेगा, तेल कितना लेगा, क्या वो ऑयल लेगा वो रसिया के कंपिटिटिव प्राइसेस में होगा, अमेरिका भेजेगा, वेनेजुएला से लेंगे उनको, वो कितना कंपिटिटिव होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या होगा, ये सब कैलकुलेट होना बाकी है अभी। तो मुझे लगता है कि डिटेल्स अभी कैलकुलेट होंगी, और अगर अमेरिका 18% लगाएगा तो ये मुझे नहीं लगता कि भारत एग्री हुआ होगा कि अमेरिकन गुड्स पे बिल्कुल 0% भारत टैरिफ लगाएगा। इतना मुझे नहीं लग रहा कि इस सीमा तक भारत किसी दबाव में आएगा। निश्चित रूप से हर देश का अपना एक प्रिंसिपल होता है राष्ट्रहित का, और राष्ट्रहित का कन्वर्जेंस होता है, समझौता होता है, कन्वर्जेंस नहीं होता है तो कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के हित का कन्वर्जेंस तो है, लेकिन किस दिशा में जाता है अभी इसको देखना है। तो योगेंद्र जी जी जी, चले बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उद्योग व्यापार मंडल के। बाबूलाल जी, क्या लगता है इस डील से? क्योंकि देखिए डील के पन्ने खुले नहीं अभी तक, किसी के सामने किसी को पता नहीं है, और अभी सिंह साहब से बात हो रही थी तो चर्चा यह भी चल रही थी कि अभी किसी ने पढ़ा नहीं है। मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, पीयूष गोयल की, उनका कहना था एग्रीकल्चर, डेयरी और देश के विकास, एमएसएमई सेक्टर, उद्योग व्यापार में एक नया इतिहास रचेगा, नए कदम बढ़ेंगे, हम इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। तो क्या लगता है आपको कि 18% कराने में हम काफी सफल रहे हैं? तो कुछ चीजें थोपी भी गई होंगी इसमें हम पे। देखिए, मोटा मोटी अगर देखते हैं और कुछ समझ में जैसे आ रहा है कि एकदम से जैसे ये 50% हुआ था तो हमारी ये समझ लीजिए कि जो ज्वेलरी व्यापार था वो एकदम से थम गया था, और ये जो इसमें लगे हुए हजारों लोग थे जो रोजगार भी प्राप्त कर चुके थे, उनकी भी एक अंधेरा छा गया था। तो आज इससे थोड़ा सा एक उजाला सा लग रहा है कि ये बात तो सही है कि अभी पूरी क्लियर नहीं है, परंतु फिर भी एक लगा है कि हमारी जो ज्वेलरी का 30% ज्वेलरी एक्चुअल हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और बहुत बड़ा ऐसे कह सकते हैं कि जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स भी बहुत बड़ी तादाद में जाता है। इसके अलावा फर्नीचर भी, ये मैं खाली राजस्थान की भी बात कर रहा हूँ, फर्नीचर भी हमारा बहुत सारा क्वांटिटी में जाता है। कई सारे कंटेनर रोज लोड होते थे तो वो एकदम से रुक गए थे। तो ये तीन चीजें तो ऐसी थी, और चौथी जो चीज मेरे सामने आई थी वो ये थी कि अमूमन जो हमारे भारतवासी वहां पर मौजूद हैं उनके खाने के लिए आटा है, दाल है, मसाले हैं, इनकी बहुत बड़ी कमी आ गई थी, और इतना हो गया था कि जैसे डबल कीमत पर उनको खरीदने की व्यवस्था आ गई थी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ तो उनको रिलीफ मिलेगी और कुछ हमारा ट्रेड बढ़ेगा, और जो ये रास्ते बंद हो गए थे ये रास्ते खुलने की संभावना बनी है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जो निराश होकर के बैठ गए थे, उसमें आशा की एक किरण आ गई है, और आशा की किरण कहां तक चलेगी गिनाए हैं। ये तो एकदम ऐसा हालत हो गई थी हमारी कि जैसे ज्वेलरी है, अब ज्वेलरी में एकदम यूरोप, हमारी जो ज्वेलरी अमेरिका खरीदता था वो ज्वेलरी यूरोप नहीं खरीदता है। यद्यपि हमने मार्केट तलाशे और करीब 5% के करीब हम सफल भी हुए हैं ये अपना माल बेचने में भी। वगैरह लगते हैं, फेयर वगैरह लगते हैं, वहां लोग वो आए, उनको अपना माल दिखाया किया, परंतु एक बहुत ही कम, ऐसे समझ लीजिए कि मार्जिन तो दूर की बात है, हमने अपना नुकसान खा करके भी उनको बेचने की कोशिश की है। इसी तरह से जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनको हमको कम्पीट करना पड़ता है बांग्लादेश से और दूसरे ताइवान से और दूसरे कंट्रीज से, तो उसमें कहीं हद तक हम रेडीमेड गारमेंट बेचने में सफल हो जाते थे, परंतु अभी तक उसमें भी रुकाव आ गया है। और फर्नीचर का मामला तो जैसे जोधपुर हमारी पूरी इकाइयां हैं, जयपुर इकाइयां हैं, और दूसरी नागौर वगैरह की और जो इकाइयां हैं वो बिल्कुल ठप पड़ गई थी, क्योंकि सीधा सीधा तरीका था जिसमें हजारों लोग एम्प्लॉय भी थे, और रोज मेरे ख्याल से
20-25 कंटेनर तो यहाँ जयपुर से जाते थे और 20-25 कंटेनर ही जोधपुर से जाते थे, सब बंद हो गया था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वापस आने की इसकी उम्मीद बढ़ेगी। ऐसे ही जो हमारी जो ये जो एग्रीकल्चर की बात की जा रही है जी, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि महंगा बीज तो हमको खरीदना पड़ेगा, परंतु ये साफ साफ नजर आ रहा है कि वहां के जो महंगे बीज हैं वो हमें खरीदने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खेती के लिए रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है और नए डेवलपमेंट क्या होने चाहिए, नई खेती किस तरह से की जानी चाहिए, ये अभी तक कहीं भी हमारे पास कुछ है नहीं। तो हमें तो उन्हें उनके ही बीज खरीदने पड़ते हैं। नई जो अभी जैसे मान लीजिए हमने अनार लगाई है, ये इसका बीज भी वहीं से आया है और दूसरे बीज भी वहीं से आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हमारी अल्टीमेटली जो हम ये कह रहे थे कि हमारी कृषि में अमेरिका का प्रवेश नहीं होगा, पर इसमें प्रवेश होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी कृषि में भी वो प्रवेश करने की ओर बढ़ा चुका है। डेयरी के लिए भी कहा गया है कि डेयरी को लेकर पीयूष गोयल ने जिक्र किया है कि एग्रीकल्चर और डेयरी में इनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है, और इंपोर्ट पे तो बात कह रहे हैं कि वो करेंगे, लेकिन उससे हमें हमारा जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होगा। भाई देखिए, मल्टीनेशनल जितनी भी जो वहां की कंपनियां हैं अमेरिका की, वो हमें दूध भी बेचना चाहती हैं, वो हमें मक्खन भी बेचना चाहती हैं, वो हमें और दूसरी चीजें भी बेचना चाहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी आज की तारीख में भी आप डेनमार्क का कितना बटर ऑयल आ रहा है, और बटर ऑयल आकर के चाहे वो बाबा रामदेव हो और चाहे दूसरे हो, हम उसको उसी को कह करके देसी घी देसी घी देसी घी करके खा रहे हैं। कोई कंपनी हो उसमें बटर ऑयल के बगैर चलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी गायें भी नहीं है और इतना दूध भी नहीं है और इतने मक्खन भी नहीं है और इतना घी भी नहीं है। ये डेनमार्क की देन है जो हम सरवाइव कर रहे हैं। तो वहां ये सेंध मार सकता है, क्योंकि वहां पर सरप्लस बहुत है। आज की तारीख में भी अमेरिका में मक्खन भी बहुत सरप्लस है, दूध भी बहुत सरप्लस है और उसका पाउडर भी बहुत सरप्लस है, और इसी कारण से वो बार बार ये कोशिश कर रहा था, और इसमें कहीं ना कहीं उसने सेंध जरूर लगाई है, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ा सा उसको थोड़ा सरसरी निगाहों से ही देखा है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी गायों के आगे पीछे भी अमेरिका घूम रहा है। जी, तो चलिए, खैर डील है, डील के जब पन्ने खुलेंगे तभी पूरी तरह से और चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल तो हमने बात की है कि 50% जो डील थी, 25% रेसिप्रोकल, और उसके बाद 25% जो अगस्त 25 के अंदर एक पेनल्टी लगाई थी, उससे 50% हम पे टैरिफ था। ट्रम्प जब खुलेंगे, चीजें सामने आएंगी तो पता लगेगा कि इस सेगमेंट में क्या चीजें और क्या उन्होंने हम पर थोपा है, वो तभी पता चल पाएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।